जब कभी भी शेयर मार्केट में स्कैम का जिक्र होता है तो हर किसी की जुबान पर अरशद मेहता का नाम आता है, क्योंकि अरशद मेहता ने 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है बर्नी मैडॉफ। अब बर्नी मैडॉफ ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर मार्केट स्कैम किया था। दरअसल हुआ ये था कि बर्नी मैडॉफ ने एक पोंजी स्कीम चलाई थी जिसमें एक के बाद एक तमाम लोग फंसते चले गए। अब बर्नी मैडॉफ के इस स्कैम की वैल्यू कितनी थी? तो बर्नी मैडॉफ के इस स्कैम की वैल्यू 5.30 लाख करोड़ रुपीस के आसपास थी। दरअसल हुआ ये था कि बर्नी मैडॉफ ने इस पोंजी स्कीम के चलते तमाम लोगों को इसमें फंसाया और बहुत सारे पैसे कमाए और लोगों के साथ ये स्कैम किया। दरअसल शेयर मार्केट का ये सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। इसे अभी भी महाठग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है बिगेस्ट कॉन ऑफ हिस्ट्री। इस महाठग के चक्कर में लोग इसलिए पड़ गए क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम था और ये सरकार की एजेंसियों में भी बड़े पद पर रहा था। अब 2008 की मंदी, अगर 2008 की मंदी ना आई होती तो बर्नी मैडॉफ का ये गंदा खेल और भी ऊंचाई तक चले जाता। लेकिन हुआ यूं कि मंदी आ गई 2008 में और बर्नी मैडॉफ के इस गंदे खेल का पर्दाफाश हो गया। जब बर्नी मैडॉफ का ये स्कैम लोगों के सामने आया तो बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि ये करीब 65 अरब डॉलर का स्कैम था। इस स्कैम की चपेट में बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार, फिल्म निर्माता और बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े निर्देशक तक इसमें शामिल हो गए थे, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। बर्नी मैडॉफ के इस पोंजी स्कीम में 130 देशों से भी ज्यादा के लोग यानी कि करीबन 37,000 लोग ने इसमें पैसे लगाए थे। चलिए जानते हैं आखिरकार क्या था ये पूरा फ्रॉड और कैसे बर्नी मैडॉफ ने लोगों को 40 साल तक बेवकूफ बनाया और कैसे इसी स्कैम को अंजाम दिया। बर्नी मैडॉफ की ये कहानी किसी ड्रामे से कम नहीं थी। दरअसल 1938 में न्यूयॉर्क में जन्मे बर्नी मैडॉफ ने गरीबी करीब से देखी थी। उन्होंने अपने पिता को बार बार फेल होते हुए देखा, माता को ब्लड बैंक में काम करते हुए देखा। एक समय पर घर के हालात इतने खराब हो गए थे कि बर्नी मैडॉफ का घर पूरी तरीके से खतरे में आ गया था। तभी बर्नी मैडॉफ ने ये डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरीके से फेल नहीं होना है, हार नहीं माननी है, कुछ तो कुछ करना ही है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, बर्नी दुनियादारी सीखता रहा। लेकिन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान बर्नी की मुलाकात एक रूथ नाम के लड़की से हुई। अब वो लड़की के पिता का एक बड़ा अकाउंटिंग बिजनेस था। बर्नी ने उस रूथ से शादी करने के बाद अपने ससुर के ही कंपनी में एक डेस्क पर अपनी कंपनी शुरू की। महज $5,000 में बर्नी मैडॉफ ने 1960 में अपनी एक खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। जब बर्नी ने अपने इस नए बिजनेस की शुरुआत की तो उसकी पत्नी रूथ ने भी उसका साथ देने में मदद किया। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद दोनों का हिस्सा बराबर का हो जाता है। अगर पति दुख में है तो पत्नी उसका साथ जरूर देती है। तो बर्नी मैडॉफ की पत्नी रूथ ने भी बिजनेस में बर्नी मैडॉफ का काफी हद तक साथ दिया। उसने बर्नी मैडॉफ की कंपनी स्ट्रीट वॉल पर ट्रेडिंग करने लगी और बर्नी के ससुर ने अपने कई सारे क्लाइंट्स को बर्नी को दे दिए। अब हुआ यूं कि बर्नी एक शानदार स्टॉक ब्रोकर बन चुका था जो अपने क्लाइंट्स को तगड़ा रिटर्न देने लगा था। अब यहाँ से शुरू होता है पूरा खेल। दरअसल पोंजी स्कीम के लिए कैसे बर्नी मैडॉफ ने एक नई कंपनी खोली। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बर्नी मैडॉफ की ख्वाहिशें आसमानों से भी ऊपर जाने की थी। तभी बर्नी मैडॉफ ने सोचा कि क्यों ना हम एक अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का एक बिजनेस शुरू किया जाए जिसके चलते हम लोगों के पैसे को मैनेज करेंगे। और बर्नी मैडॉफ ने इसकी शुरुआत चुपके से कर दी। और बर्नी मैडॉफ ने लेकिन एक चीज नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। बर्नी मैडॉफ ने इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवाया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी था। फिर से सुनिए, बर्नी मैडॉफ ने इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवाया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी था। शायद बर्नी मैडॉफ के दिमाग में ये पहले से ही तय था कि उसे एक बहुत बड़ा स्कैम करना है। जब 1970 में बर्नी के ससुर रिटायर होते हैं तब बर्नी उनके कंपनी का नाम बदलकर A&B कंपनी रख देते हैं, जिसका मतलब था कि माइकल बाइनिस और फ्रैंक एविलिनो ये दोनों बर्नी के ससुर के कंपनी में ही अकाउंटेंट थे। अभी दोनों क्या काम करते थे? क्लाइंट से पैसे लेते थे और उनको अच्छे रिटर्न देने का वादा करके ये पैसे बर्नी को दे देते थे।
अब बर्नी यहाँ पर शेयर मार्केट में इसी पैसों से पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करता था और तगड़ा मुनाफा कमाता था। अब कैसे मार्केट क्रैश में बर्नी मैडॉफ ने तगड़ी खरीदारी की और कैसे मुनाफा कमाया। हुआ यूं कि 1987 तक बर्नी मैडॉफ एक अमीर इंसान बन चुका था। अब बर्नी मैडॉफ ने 885 थर्ड एवेन्यू लिपस्टिक बिल्डिंग में 19वें फ्लोर पर एक रूम लिया और वहीं पर उसने अपना ऑफिस शुरू कर दिया। हालांकि वह बिल्डिंग लिपस्टिक जैसी दिखती थी। अब वो बिल्डिंग में जब उसने अपना ऑफिस शुरू किया तो उसने अपने साथ अपनी पत्नी रूथ, अपने छोटे भाई पीटर और अपने दोनों बेटे एंडी और मार्क को भी साथ ले लिया। अब 19 अक्टूबर 1987 को जब सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलता है तब वॉल स्ट्रीट पर तबाही का मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था और 1929 के बाद यानी करीब 58 सालों के बाद इतना बड़ा क्रैश हुआ था। तभी सब लोग मार्केट से अपना सब कुछ बेचकर तेजी से निकलने लगे। तभी वहीं दूसरी ओर बर्नी मैडॉफ को ये एक मौका दिखता है और बर्नी मैडॉफ उसी समय सारे स्टॉक को खरीदता गया। बर्नी मैडॉफ ने धीरे धीरे सारे स्टॉक को खरीदने लगा और तभी उसी वक्त उसी समय उसने अपने क्लाइंट्स को भी तगड़ा रिटर्न दिया। उसने अपने क्लाइंट्स को 15 से 19% तक का रिटर्न दिया था। वहीं वो 3 बार नेस्डेक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी चुना गया। अब कैसे जांच एजेंसियों को इन पर शक हुआ। दरअसल ये बात है 1992 की, जब सिक्योरिटी एक्सचेंज को एक ब्राउज़र मिलता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि 100% गारंटी के साथ साथ रिटर्न देने का वादा किया रहता है। तभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बिना किसी रिस्क की बात सुने वो सीधा A&B कंपनी के माइकल बैनिस और फ्रैंक एबिलिनो से पूछताछ शुरू कर देती है। तब बाद में जाकर पता चलता है कि कंपनी तो रजिस्टर ही नहीं है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी था। तभी सिक्योरिटी एक्सचेंज ने बर्नी से ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स के पेपर मांगे। तभी बर्नी मैडॉफ ने चालाकी से अपने साथ फ्रैंक डिस्पासली को शामिल कर लिया। ये वो व्यक्ति था जिसने बर्नी मैडॉफ के लिए ढेर सारे फर्जी ट्रांजैक्शंस और पेपर ट्रेल के नकली दस्तावेज को तैयार किया था, जो कि बिल्कुल एकदम असली जैसे लगते थे। तभी बर्नी मैडॉफ ने ये सारे नकली दस्तावेज, जो कि बिल्कुल भी असली लगते थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज को दिखा दिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज ने ये पेपर को देखकर बर्नी मैडॉफ को छोड़ तो दिया, लेकिन वहीं पर बर्नी मैडॉफ की कंपनी को बंद करके बर्नी मैडॉफ से कहा कि वो अपने इन्वेस्टर्स के $444 मिलियन को वापस से लौटा दे। अब बर्नी मैडॉफ तो बर्नी मैडॉफ ही थे और किसी भी हालत में खुद को फेल दिखाना नहीं चाहते थे। हाँ, बर्नी मैडॉफ जब अपने इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा रहे थे तब उनके इन्वेस्टर बर्नी मैडॉफ से पैसे लेने से साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे आप अपने कंपनी बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी LLC में लगा लो। सोचो, वही बर्नी मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स के पीठ पीछे इतना बड़ा स्कैम कर रहे थे और बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टर्स बर्नी मैडॉफ पर कितना भरोसा कर रहे थे। अब भरोसा करने की वजह क्या थी? दरअसल शेयर मार्केट कितना भी गिरावट में क्यों ना हो, कितने भी नुकसान में क्यों ना हो, लेकिन बर्नी मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते थे, जिसके वजह से बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टर्स बर्नी मैडॉफ पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते थे। हाँ, हालांकि बर्नी मैडॉफ खुद नुकसान झेलने के बावजूद खुद को झूठा बताकर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते थे। बर्नी मैडॉफ का कहना यह था कि वह अपने पिता की तरह फेल दिखना नहीं चाहते, उन्हें एक कामयाब इंसान बनना था और वह अपने इन्वेस्टर को इसलिए अच्छा रिटर्न देते थे कि ताकि उनके इन्वेस्टर उन पर अच्छे से भरोसा कर सके और उनका ट्रस्ट हमेशा कायम रहे। अब कैसे पॉन्जी स्कीम की मदद से बर्नी मैडॉफ का ये सारा गंदा खेल चल रहा था, किस तरीके से बर्नी मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते थे, चलिए जानते हैं। दरअसल बर्नी मैडॉफ ने एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी। अब ये स्कीम में होता ये था कि बर्नी मैडॉफ अपने नए इन्वेस्टर से पैसे लेके वही पैसे को अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पर देते थे, जिसके वजह से इतने नुकसान झेलने के बाद भी वह अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे पाते थे। इसके लिए बर्नी मैडॉफ ने नकली ऑफिस से लेके नकली डिटेल्स, नकली दस्तावेज और नकली ट्रांजैक्शन डिटेल्स तक बनाए थे, जो कि बिल्कुल भी असली लगते थे। जब कोई भी पुराने डिटेल्स मांगता तो बर्नी मैडॉफ उसे प्रिंट करा लेता और सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगेगा, लेकिन बर्नी मैडॉफ ने ऐसा कहा था कि तुरंत निकाले हुए प्रिंट गर्म होते हैं, जिसकी वजह से उसे फ्रीजर में रखकर ठंडा किया जाता है और उस पेपर को पुराना दिखाने के लिए उन सारे पेपर्स को जमीन पे रखकर पैरों से रोंदा जाता था ताकि वह पेपर पुराने लगे और किसी को शक ना हो।
अब कैसे बर्नी मैडॉफ के इस स्कैम का पर्दाफाश हो गया और बर्नी मैडॉफ का सारा गंदा खेल बिगड़ गया। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 की मंदी ने बर्नी मैडॉफ का सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल हुआ यूं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज को बर्नी मैडॉफ पर शक तो हुआ, लेकिन बर्नी मैडॉफ ने जांच की हर एक कोशिश को बर्नी मैडॉफ ने पूरी तरीके से दबा दिया था, ताकि बर्नी मैडॉफ तक कोई पहुंच ही ना सके। बर्नी मैडॉफ ने अपना हर एक कदम अपने दिमाग से एकदम सोच समझ कर रखा था, लेकिन बर्नी मैडॉफ को क्या पता था कि 2008 की मंदी बर्नी मैडॉफ का सारा खेल बिगाड़ देगी। हुआ यूं कि 2008 में मंदी ने दस्तक दी और वहीं शेयर मार्केट एक बार फिर से क्रैश हो गया, जिसके चलते बर्नी मैडॉफ का पर्दाफाश हो गया। अब मंदी आ गई और लोगों को अब पैसों की ज़रूरत पड़ी, लोगों को पैसों की दिक्कत होने लगी, तब वहीं लोग पैसे निकालने लगे। लेकिन बर्नी मैडॉफ को नए क्लाइंट्स, नए इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते पॉन्जी स्कीम आगे चल ना सकी। अब बर्नी मैडॉफ को नए इन्वेस्टर से पैसे मिले तब तो वो अपने पुराने इन्वेस्टर्स को दे, लेकिन वहीं बर्नी मैडॉफ को नए इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, तभी उनकी पॉन्जी स्कीम चल ना सकी। शेयर मार्केट में फिर से एक बार गिरावट आई, लेकिन बर्नी मैडॉफ ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इस बार बर्नी मैडॉफ ने सब सच सच बता दिया और उन्होंने कहा कि उनको पता था कि एक दिन ये पोंजी स्कीम खुल जाएगी। बर्नी मैडॉफ के इस स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद बर्नी मैडॉफ को 150 साल की सजा हुई। वहीं बर्नी मैडॉफ की अस्थियां तक लेने के लिए उनके परिवार वालों में से कोई भी नहीं आया था। दरअसल बर्नी मैडॉफ ने इस स्कैम से अपने परिवार वालों को दूर तो रखा था, लेकिन जहां पर बर्नी मैडॉफ ने लिपस्टिक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर एक नकली ऑफिस लेकर वहां पे अपने नकली दस्तावेज, नकली ट्रांजैक्शन तक, नकली से लेकर नकली हर एक चीज़ तक उन्होंने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए बनाई थी। जब ये स्कैम खुला तो कई इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, कई इन्वेस्टर्स ने तो आत्महत्या तक कर ली और कईयों ने तो बर्नी मैडॉफ के परिवार वालों को बहुत ही परेशान किया, जिसके चलते एक बेटे ने तो आत्महत्या ही कर ली और एक की बीमारी से मौत हो गई। 70 साल के बर्नी मैडॉफ को 150 सालों की सजा सुनाई गई। वहीं बर्नी मैडॉफ के दोस्तों को भी जेल हुई। वहीं बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टर्स के इसमें 19 अरब डॉलर लगे थे, जिसमें से 14 अरब डॉलर तो रिकवर हो गए, लेकिन इस स्कैम की वैल्यू 65 अरब डॉलर की थी, यानी कि 5.30 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई थी। 14 अप्रैल 2021 बर्नी मैडॉफ की मौत जेल में ही हो गई। बर्नी मैडॉफ को दफनाने की बजाय जेल प्रशासन ने उनकी बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि बर्नी मैडॉफ से लोग बहुत ही गुस्सा थे। बर्नी मैडॉफ के गुनाह का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि बर्नी मैडॉफ की मौत के बाद उनकी अस्थियां तक उनके परिवार वालों में से कोई लेने नहीं आया। बर्नी मैडॉफ ने इतना बड़ा स्कैम किया था कि उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको समझी रहेगी। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, हमारी भी मेहनत होती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।